चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 का हिस्ट्री का, जो आप लोगों के क्लास 10 का बोर्ड का माध्यमिक परीक्षा का है, चैप्टर 2 का हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है आपका आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, इसके पहले चैप्टर 2 के जितने बाकी टॉपिक्स थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। आपका जो भी बुक्स थे, हुतुम कचर नक्शा, नील दर्पण नाटक, फिर जाकर आपका बोधनी पत्रिका, जो भी मैगजीन्स वगैरह थे, आप लोग देख लीजिएगा पहले का वीडियो। चैप्टर 2 का एक ओवरव्यू का वीडियो भी मेरा बनाया हुआ है। तो वो सब चैप्टर, इस चैप्टर के वो सब टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, और उसका क्वेश्चन आंसर भी जो माध्यमिक एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने दे दिया है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो PDF है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो पहले के जितने टॉपिक्स थे वो तो आप खुद भी पढ़कर भी समझ सकते थे। मैंने बस क्या किया है कि उन टॉपिक्स में जो खास बातें जो कि आपकी किताबों में नहीं हैं, ठीक है, और हो सकता है एग्ज़ाम में उसमें से MCQ SAQ दे तो सारा कलेक्शन करके मैंने उसको उसमें डाल दिया है। बाकी आप किताब पढ़ के भी उन सब चीज़ों को समझ सकते थे, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसी चैप्टर 2 में, इसमें ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा समझने का टॉपिक है कि अगर आप इस नाम को ही नहीं समझते हैं, वर्ड को ही नहीं समझते हैं, तो ये फिर पूरा क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए हमें हमारे चैनल में। अगर आप न्यू देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको यहाँ से जितने भी टॉपिक हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, वो सारे के टॉपिक का वीडियो भी, एक्सप्लेनेशन भी, और आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका चैप्टर 2 में आंग्ल प्राच्य विवाद, या फिर इसको कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। इंग्लिश में कहा जाता है एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लिए। आंग्ल का मतलब क्या होता है? एंग्लो मतलब इंग्लिश में होता है एंग्लो। अब आंग्ल हम किसको कहेंगे? जो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड की जो भाषा थी, जो शिक्षा थी। एक्चुअली यहाँ पे और एक वर्ड होना चाहिए, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन कंट्रोवर्सी, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद। यहाँ पर एक वर्ड आप जोड़ लीजिए, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद या प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद, शिक्षा, ठीक है। तो जो एंग्लो एजुकेशन था, मतलब इंग्लैंड का जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, उसी को हम कहेंगे आंग्ल। एंग्लो को ही हिंदी में कहा जाता है आंग्ल। और प्राच्य का मतलब होता है, ऐसे प्राच्य का वर्ड हिंदी में 2 मीनिंग होते हैं। प्राच्य का मतलब पुराना भी होता है, और प्राच्य का मतलब आपका पूर्वी भी होता है, ठीक है। तो पूर्वी किस सेंस में? जो इंडिया है, भारतवर्ष है, ये आपका देखिएगा ग्लोब में पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में जो भी देश आते हैं, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को हम प्राच्य शिक्षा, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन उस हिसाब से भी कह सकते हैं। या फिर भारतवर्ष की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, जो अरबी, फारसी, उर्दू और आपका हिंदी, संस्कृत, इन सब लैंग्वेज में जो धार्मिक शिक्षा वगैरह दी जाती थी, इस प्राचीन शिक्षा को भी हम कह सकते हैं प्राच्य शिक्षा। तो प्राच्य के 2 मीनिंग हो गए। प्राच्य से आपका ईस्टर्न कंट्री भी हो जा रहा है, ईस्टर्न पूर्वी देश, और प्राच्य से आपका प्राचीन जो परंपरागत शिक्षा थी वो भी होता है, ठीक है। तो आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, अब ये समझ में आया कि एंग्लो एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन है वो, और जो प्राच्य एजुकेशन है मतलब भारतवर्ष की जो पुरानी शिक्षा थी, उसके बीच में शिक्षा, उन दोनों शिक्षा के बीच में एक विवाद हुआ था। उसके बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। विवाद हुआ था, उसी को कहते हैं आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, या फिर इसी को हम दूसरे नाम से एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। तो प्राच्य का मतलब तो मैंने बता ही दिया। पाश्चात्य मतलब इंग्लिश में होता है आपका वेस्टर्न, ठीक है। तो आप देखिएगा इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब जो देश हैं, फ्रांस वगैरह, ये आपके यूरोप महादेश के वेस्टर्न में, वेस्ट साइड में पड़ते हैं। इसलिए इन देशों को वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिमी देश या पाश्चात्य देश कहते हैं। और यहाँ की जो शिक्षा, यहाँ का जो कल्चर, उसी को कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य शिक्षा। शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य सभ्यता को, कल्चर को पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका नाम है, इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग है कि प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। ये आपका मीनिंग आपको समझ में आया, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आप लोगों के माध्यमिक एग्जाम के लिए। इस पर क्वेश्चन देता है, दिया भी था 2017 में। आपका अगले साल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस है, या 4 मार्क्स में दे या 8 मार्क्स में दे, किसी में भी एक आंसर इससे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन क्या होगा कि भारत में आपका आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद के संबंध में आप क्या जानते हैं।
अथवा इसी क्वेश्चन को भारतवर्ष में कंपनी के शासनकाल में भारतवर्ष में प्राच्य या पाश्चात्य शिक्षा विवाद से आप क्या समझते हैं। या फिर एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, हिंदी वर्ड ना देकर इंग्लिश वर्ड का ही को हिंदी में लिख देता है, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। मतलब भारत में आप एंग्लो ऐसे लिख देगा, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट विवाद, शिक्षा विवाद, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दे। मतलब इसी का हिंदी वर्ड बना दे कि कंपनी के शासन में भारत में एंग्लो ओरिएंटलिस्ट शिक्षा विवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो तीनों तरीके से आप तैयार रहिएगा, किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। तो अब क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन के आंसर को आपको समझा दूं और इस विवाद के बारे में डिटेल में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप जानिए कि हम लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी 1757 ईस्वी से आपका भारत में इंग्लैंड की एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, व्यापार करने वाली कंपनी, जिसका नाम था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की भी थी, उसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं यूज करें वर्ड, तो आप इंग्लिश लिखना न भूलेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखेंगे कहीं पर भी इतिहास में। ठीक है, जहाँ ये रहेगा, अगर फ्रेंच का है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप बोलते हैं तो फ्रेंच का है ना इंग्लिश का, ये समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत वो तो व्यापार करना बहुत पहले से शुरू किए थे, जब मुगलों का शासन था, ये मुगलों का ही दौर था 1757 ईस्वी, तो व्यापार करना शुरू किए थे। और 1757 ईस्वी में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, बंगाल में, भारत का ये जो बंगाल प्रदेश है, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, अभी इसमें से एक देश निकल गया बांग्लादेश। ठीक है, तो जो बंगाल है प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल में आपका नवाब सिराजुद्दौला, मतलब नवाबी शासन था। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला पर अटैक किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी में, और प्लासी नाम के मैदान में आपका युद्ध हुआ था, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर समझिए कब्जा की शुरुआत वहाँ से उन्होंने शुरू की। ठीक है, हालांकि प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर बंगाल पर कब्जा नहीं किया। नवाब उन्हीं के यहीं के लोग बने, मिर्जाफर नवाब बना था, वो अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग कभी। लेकिन पीछे से पूरा कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी बंगाल के शासन को, वो जैसा कहती थी उसी तरीके से नवाब को चलना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और भी लंबी कहानी है, पढ़ेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक में। और धीरे धीरे मतलब आपका 1800 ईस्वी आते आते 1757 से 1800 ईस्वी, या मान लीजिए 1812 तक, ये 1812 ईस्वी तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब्जा हो गया। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे क्षेत्रों पर, बंगाल से शुरू किया था, यहाँ तक हो गया। अब ये लोग, इन लोगों का मकसद क्या था कि भारत का जो धन है वो लूट कर ले जाए, कंपनी और भी कंपनी अपना पूंजी बढ़ाए, कैपिटल बढ़ाए, यहाँ से धन लूट कर इंग्लैंड ले जाया जाए। तो यहाँ के लोगों पर जितना दिन शासन करेंगे, या यहाँ पर जितना अपना कब्जा बढ़ाएंगे, जितने दिनों तक वो यहाँ शासन करेंगे, कब्जे में रखेंगे, उतना उनको मुनाफा होगा। तो उनका मकसद जो था भारतीयों का धन लूटना, ठीक है, भारतीयों का शोषण करना, और ये देखते थे वो कि किसी भी तरीके से भारतीय जाग न जाए, भारतीयों में एकता या भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना ये ना आए। अगर ये आ गई तो फिर भारतीय जो है एकजुट हो जाएंगे, तो उनकी संख्या बहुत कम थी, कब का खदेड़ देते भारतीय लोग उनको, तो वो ये नज़र रखे हुए थे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवासियों को जगने नहीं दिया। जो यहाँ की शिक्षा दीक्षा वगैरह थी, जैसे हिंदू लोग आपका टोल और पाठशाला, गुरुकुल, इन सब में शिक्षा लेते थे। आपका मदरसा और मकतब, इनमें आपका मुस्लिम शिक्षा होती थी। ठीक है, और सारी शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सारे जो आधुनिक शिक्षा, जो कि इस टाइम तक यूरोप महादेश में पूरा फैल चुका था, मॉडर्न हो चुका था पूरा यूरोप महादेश। भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं था, वही प्राचीन जो परंपरा थी वही चलती आ रही थी। और आप धार्मिक शिक्षा लेकर आपके अंदर वो विशेष ज्ञान नहीं आएगा,
हाँ, विशेष देश के प्रति भक्ति, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना वो नहीं जगेगी। इतिहास आप नहीं पढ़े, अगर जैसे मान लीजिए फ्रांस का ही इतिहास पढ़ें, अमेरिका का ही इतिहास पढ़ते अगर उस समय भारतवासी, इतिहास पढ़ाया जाता तो वो देखते कि अमेरिका भी एक दिन इंग्लैंड का गुलाम था, लेकिन अमेरिका वालों ने एकजुट होकर इंग्लैंड से की गुलामी से अपने आप को आज़ाद किया। ठीक है, तो ये सारी शिक्षा तो यहाँ थी नहीं, जिसकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, देश प्रेम की भावना नहीं थी। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती भी नहीं थी कि ये मॉडर्न शिक्षा को ग्रहण करे, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा है, उसको ग्रहण करे, नहीं तो ये जग जाएंगे तो फिर हम यहाँ से भागेंगे बहुत जल्दी। तो इसलिए ये फेवर में थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब इंग्लैंड की जो संसद है, ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी धाराएं थी, बहुत सारे नियम थे, जिसमें से दो जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, दो धारा इसका। एक तो कि इस चार्टर एक्ट में ये कह दिया गया था इंग्लैंड की सरकार की तरफ से कि भारत में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र व्यापार करती है, उसी का दबदबा है अकेले का, वो अब नहीं चलेगा। दूसरी कंपनियों को भी यहाँ पर, इंग्लैंड की दूसरी कंपनियों को भी यहाँ पर बिजनेस करने का मौका देना पड़ेगा। एक नंबर बात। दूसरी बात थी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो है कि उसमें कहा गया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब ये मेंशन नहीं किया गया था कि जो 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा वो किस तरीके की शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। प्राच्य शिक्षा, मतलब यहाँ की जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके विकास में, या फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन है, पश्चिमी देशों में जिस तरीके से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मॉडर्न शिक्षा, उसके विकास में। ये मेंशन नहीं था, बस कह दिया गया था कि इतना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने इस चार्टर एक्ट के इस धारा का या इस फरमान का या इस निर्देश को वैल्यू नहीं दिया। कंपनी ने कोई कानी नहीं दिया कंपनी ने। ठीक है, उनको मतलब ही नहीं था यहाँ के लोगों के उन्नति से या और किसी चीज़ से, बस उनका मतलब था कि यहाँ से जितना हम धन चूस सके, शोषण कर सके। तो फिर भी बातचीत शुरू हुई कि भाई 1 लाख रुपए जो खर्च किए जाएंगे तो किस टाइप की शिक्षा वगैरह में इसको खर्च किया जाए। तो लंबे समय बाद, मतलब 1813 में चार्टर एक्ट में जो ये निर्देश आया, उसके बाद 1823, करीब 10 साल बाद, 1823 ईस्वी में कंपनी ने एक संस्था बनाई एजुकेशन से रिलेटेड, GCPI, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका फुल नेम। जी से जनरल, सी से कमिटी, पी मतलब पब्लिक, आई से इंस्टीट्यूशन, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो संस्था थी, इस संस्था को बनाने का मकसद था कि किस तरीके से भारतवर्ष में शिक्षा दीक्षा का विकास किया जाए। ठीक है, तो अब कोई भी कमेटी होती है, शिक्षा से रिलेटेड कमेटी थी, शिक्षा से संबंधित सुझाव देगी, तो उस कमेटी में बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री जो होंगे वही होंगे। ठीक है, वही होंगे। तो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री इसमें थे। अब इसमें कुछ शिक्षा शास्त्री थे जो चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई है, या फिर 1 लाख हटा दीजिए, ये जो कमेटी बनी है जिस उद्देश्य से कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार जो हो वो आपका भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, उसी का ठीक तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। उसी का मतलब जो आपका ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन है, प्राच्य शिक्षा, ठीक है, उसी का प्रचार प्रसार किया जाए। और फिर कुछ ऐसे व्यक्ति थे इसी कमेटी में जो चाहते थे कि नहीं, भारत में आपका पाश्चात्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि भारतवासी भी अज्ञान के अंधकार से बाहर आए। पूरा यूरोप, पूरा विश्व जग चुका है, मॉडर्न हो चुका है, भारतवासी अभी भी अंधविश्वास कुरीतियों में फंसे हुए हैं। ठीक है, भारतवासी मतलब एक असभ्य जाति के रूप में इस समय भी जी रहे थे उनके हिसाब से। ठीक है, तो उनके हिसाब से भारतवासी अज्ञान है, अज्ञानी है, असभ्य है। ठीक है, तो ये जो फेवर में थे वेस्टर्न एजुकेशन के, इनको कहा गया पाश्चात्यवादी, पाश्चात्य शिक्षा के फेवर में। और जो लोग प्राच्य शिक्षा मतलब इंडियन एजुकेशन के फेवर में थे, उनको कहा गया प्राच्यवादी। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच में टकराव हो गया
कि तब ये फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके के शिक्षा के प्रचार प्रसार पर कंपनी ध्यान दे। तो इसी विवाद को, ये जो विवाद हुआ दोनों के बीच में, इसी विवाद को कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद या प्राच्य पाश्चात्य विवाद, शिक्षा विवाद। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब 1823 में ऐसी बात उठी कि कुछ लोग फेवर कर रहे थे कि ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को, मतलब प्राच्य शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जाए, तो उस समय राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड आमहर्स्ट, ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल क्या होता है, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो 2 पद है। ठीक है, तो हिसाब से देश का बॉस राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन सारा काम करता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप राष्ट्रपति को ही मान लीजिए, देश का बॉस वही है संविधान के हिसाब से। तो उस समय देश का जो बॉस होता था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बॉस होता था, जो चलाता था, जिसका ही ऑर्डर लास्ट ऑर्डर था शासन में, वो कहलाता था गवर्नर जनरल। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड आमहर्स्ट। तो लॉर्ड आमहर्स्ट को राजा राम मोहन राय ने एक पत्र लिखा, एक रिक्वेस्ट किया कि नहीं, भारत में जो है वेस्टर्न एजुकेशन को ही बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से ओरिएंटलिस्ट लोगों को थोड़ा रोका गया कि वो ज़्यादा इसको लेकर ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा चढ़ न सकें, मतलब ज़्यादा उनका वेट ना पड़े। ठीक है, तो जो भी हो, तो ये विवाद होने के कारण जो है कि 1 लाख रुपए जो खर्च करने की बात थी, वो अभी तक ठप रही, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ था। तो इसी विवाद को कहते हैं आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद। अब आगे जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। लॉर्ड आमहर्स्ट चेंज हो गए, उनका टर्म पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आए भारत में, तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लोग तो राजा राम मोहन राय या विद्यासागर, इनकी महापुरुषों की तारीफ करते हैं, सही बात है। ठीक है, ये नहीं होते तो आज हम कहाँ जीते, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अंग्रेज भी ऐसे थे ना, जो भारत के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, जिसमें से आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में ऐसी ऐसी चीज़ों को कर गए हैं, मतलब भारतवासियों के फायदे के लिए, कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और हम जानते ही नहीं हैं, और हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि उस व्यक्ति ने क्या क्या किया था। तो उनके ऊपर बाद में मैं, और भी टॉपिक है हिस्ट्री में, उनके बारे में मैं बताऊंगा। केवल यहाँ इतना जानकर रखिए, जब वो आए तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास की। तो आगे जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये जो जीसीपीआई थी, जीसीपीआई के जब बनी थी 1823 में, इस समय इसके सचिव थे आपका, उनका नाम था विल्सन। ठीक है, सचिव थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, आगे जाकर जीसीपीआई के सचिव बनते हैं आपका, शॉर्ट नेम है मैकाले, और उनका पूरा नाम था टॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, तो वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं जीसीपीआई के, और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपका जीसीपीआई के जो अध्यक्ष बने मैकाले को एक रिपोर्ट देने को कहा कि आप एक रिपोर्ट पेश कीजिए कि भारत में शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार किस तरीके से हो, मतलब किस माध्यम से हो, अंग्रेजी या भारतीय। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने, एक्चुअली हुआ भी क्या था इस समय की एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ था, इसके फिर 20 साल बाद 1833, 13 से 33, ठीक 20 साल बाद फिर 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पारित किया था। इसमें लेकिन फोर्स देकर कहा गया था इस चार्टर एक्ट में कि जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात थी, उसको जल्दी से लागू किया जाए। इसलिए जो विलियम बेंटिक थे वो जल्दबाजी में थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, मैकाले को कहा कि आप एक रिपोर्ट पेश कीजिए, तो उसके आधार पर हम एक डिसीजन लेंगे कि करना क्या है। तो जो मैकाले थे, मैकाले ने 1835 ईस्वी में अपना रिपोर्ट या अपना प्रस्ताव, जिसको मिनट्स कहते हैं, मिनट्स मतलब प्रस्ताव, तो उन्होंने अपना एक मिनट्स पेश किया, अपना प्रस्ताव पास किया, जिसको कहते हैं मैकाले मिनट्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देता है, एमसीक्यू में दे सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी दे सकता है कि मैकाले मिनट्स क्या था। ठीक है, तो मैकाले मिनट्स पेश किया, मतलब उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, जिसको कहा गया मैकाले मिनट्स। तो मैकाले मिनट्स में कहा गया था कि भारतवर्ष में शिक्षा दीक्षा का जो प्रचार प्रसार हो, वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, नॉट प्राच्य या ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, पाश्चात्य का प्रचार प्रसार हो। बस उनके रिपोर्ट को पाते ही आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको लागू कर दिया कि अब से भारतवर्ष में आपका पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ही सरकार जो है पैसा खर्च करेगी। तो इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस विवाद का अंत किया। ठीक
ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मिलेगा आपको, उसका आंसर मैं थोड़ा सा समझाता चला जाऊँ 2 मिनट में। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो तो आप लोग लंबा वीडियो का या नेट का चिंता मत किया कीजिएगा, आपको पूरा जो डिटेल में मिल जा रहा है ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए लंबा वीडियो हो तो आप वीडियो लंबा देख के ही नहीं देखते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। आप नेट देखेंगे ना आपकी पढ़ाई देखेंगे, वो आपका मैटर है। तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे? तो पहले भूमिका, मैंने क्या कहा था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो 4 या 8 मार्क्स का, उसमें हम लोग क्या करते हैं हिस्ट्री में या भूगोल जो भी हो, पहले क्या लिखते हैं, भूमिका। तो एक भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या डालेंगे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद से क्वेश्चन आया ना, कि क्या जानते हैं आप इसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। जो मैंने बताया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद था क्या, वो यहाँ दे दिए भूमिका, ये परिचय हो गया प्राच्य पाश्चात्य विवाद का। उसके बाद बीचों बीच हेडिंग दीजिएगा, आपके पेज के बीचों बीच प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद, ये हेडिंग दे दी, अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 हेडिंग देकर इन सारी बातों को लिखिएगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ या जो आंसर में है। पहला हेडिंग होगा कि जीसीपीआई का गठन, ये जीसीपीआई में बता दिया उसका गठन, ये पहला हेडिंग है। उसके अंदर जो लिखा हुआ आप पढ़ के समझ लीजिए। दूसरा हेडिंग है आपका प्राच्यवादियों का सुझाव। प्राच्यवादी मतलब कि जो लोग प्राच्य शिक्षा के फेवर में थे, वो लोग क्या सुझाव दिए थे। तो जैसे इसमें आपका जो जीसीपीआई के पहले सचिव थे 1823 में जब जीसीपीआई बनी थी, तो उसके जो पहले सचिव थे वो विल्सन, ठीक है। उनके साथ साथ और कुछ लोग थे, सर प्रिंसेप, कोलब्रुक, ये सब जो विद्वान थे, ये लोग प्राच्यवादी, प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। तो इन लोगों ने प्राच्य शिक्षा को ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का माध्यम बनाने को कहा। लेकिन इसके उल्टा तीसरा हेडिंग आपको मिलेगा पाश्चात्यवादियों का तर्क, ये तीसरा हेडिंग है आपको। तो पाश्चात्यवादियों ने तर्क दिया कि नहीं, भारतवासियों को, तर्क मतलब क्या, पाश्चात्यवादियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, भारतवर्ष में पाश्चात्य शिक्षा को माध्यम बनाया जाए। तो जिसमें नाम आता है आपका, मैकाले तो थे ही, और अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, राजा राम मोहन राय भारतवर्ष के इतने बड़े महापुरुष थे, उनका वो भी इसी के फेवर में थे। तो ये तीसरा हेडिंग में आपको मिलेगा। चौथा हेडिंग में मिलेगा राजा राम मोहन राय का प्रस्ताव। जब जीसीपीआई बना था, मैंने बताया था ना, राम मोहन राय ने लेटर लिखा था, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, वो चौथे हेडिंग में मिलेगा। पांचवा हेडिंग आपको क्या लिखना है, तो वो विवाद हो गया अब ये सब। उसके बाद पांचवा हेडिंग, इसका समाधान कैसे हुआ। तो पांचवा हेडिंग में आपको मिलेगा इस आंसर में समाधान, किस तरीके से समाधान हुआ, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हो गया इस टॉपिक का क्वेश्चन और आंसर। इसमें से बहुत सारा एमसीक्यू भी बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 4 का या 8 का है वो भी आप कर लीजिएगा। अब बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आंसर, और बहुत ही आसान तरीके से शैली में आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वीडियो को सुन लिए और बस एक बार रीड कर लीजिए, आपको याद हो गया और कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो ये हुआ। और एक चीज़ है, लॉर्ड मैकाले से रिलेटेड एक टॉपिक, इसी टॉपिक से ही वो क्वेश्चन 2 नंबर का अराइज करता है कि डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब विप्रेशन सिद्धांत। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवार्ड DOWNWARD, डाउनवार्ड फिल्टरेशन थ्योरी, ये क्वेश्चन आता है। इसको हिंदी में कहते हैं विप्रेशन सिद्धांत। तो विप्रेशन सिद्धांत का मतलब क्या होता है, लॉर्ड मैकाले का मानना था कि अगर भारतवर्ष में उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो कुलीन थे, पैसे वाले थे, या जो मिडिल क्लास के हैं, ठीक है, उनको अगर अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित कर दिया जाए तो ये लोग अपने आप, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उन तक ये अंग्रेजी शिक्षा को पहुंचा देंगे। मतलब अंग्रेजी शिक्षा जो है इन तक पहुंच जाएगी। तो जैसे आप कोई पानी ऊपर से नीचे चूते हुए गिरता है, तो ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा जो है वो ऊपर से नीचे, अपर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से लोअर क्लास तक पहुंच जाएगी। ऐसा भारतवर्ष में होगा, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। तो ये जो उनका सिद्धांत था, ये जो थ्योरी थी, इसको कहा जाता है डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या आपका विप्रेशन सिद्धांत। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी अराइज करता है माध्यमिक के लिए। ये आपका इसी टॉपिक से ही है, मैकाले से लेकर आगे मैकाले का जिक्र कहीं नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी चैप्टर के और भी जो बाकी हैं उनका भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों ही आपको मिलता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, साल भर बने रहिए। आपको हिस्ट्री का कोई चिंता करना ही नहीं है, कोई किताब, कोई गाइड फॉलो नहीं करना, बस आप इसी को पढ़ते जाइए, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।